हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू एग्जाम मैराथन। सो आज हम बात करने वाले हैं पॉलिटी एंड गवर्नेंस सेक्शन की, जो कि यूपीएससी प्रीलिम्स 2020 में आया है। तो यूपीएससी स्टिल रिमेन्स अनप्रिडिक्टेबल सर्विस कमीशन। सो एज यू नो, जिसने भी पेपर दिया है या नहीं भी दिया है, तो बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल पेपर था और यूपीएससी को कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। ये बात प्रूफ कर दी है। कोई भी कोचिंग माफिया आपसे ये कहता रहे कि ये आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो स्टिल बेसिक बुक्स ही पढ़नी है सब, ठीक है। तो उसमें कोई भी ऐसा वो नहीं है। तो दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी, योगेश गंगवार। सो यू कैन फॉलो अस ऑन वेरियस प्लेटफॉर्म्स फॉर एग्जाम रिलेटेड कंटेंट, एग्जाम रिलेटेड अपडेट्स। सो लेट स्टार्ट। तो हमारे जो 100 MCQs आए हैं 3 ईयर्स में, तो मैंने ये उसको ब्रेकअप कर रखा है 2018, 19, 20 में क्या क्या आए हैं। तो हमारा इस बार जो 2020 में आए हैं वो 17 MCQs आए हैं। बाकी आप ये देख लीजिए, बाकी मैं अगर और एनालिसिस करूँगा तो बाकी बताऊँगा। और अगर हम ब्रेकअप करें सब्जेक्ट वाइज, तो पॉलिटी एंड गवर्नेंस के 17 क्वेश्चन हैं और हिस्ट्री के 19, हिस्ट्री एंड कल्चर के, इकोनॉमी एंड गवर्नमेंट स्कीम्स को ऐड करें तो 21, और एग्रीकल्चर इस बार डोमिनेट कर गया। तो किसी को भी नहीं पता था, अब एकदम से एग्रीकल्चर आ गया, तो यूपीएससी का कुछ भी हो सकता है। सो आप कह सकते हैं तो कभी भी कुछ भी कर सकता है यूपीएससी। ज्योग्राफी के 6 क्वेश्चन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के 11 और डिफेंस के आए हैं 3। सो हमारा ये एक चीज़ ध्यान रखिएगा, मैं प्री जो 220 है उसका मैं सेट ए यूज़ कर रहा हूँ। तो आपके पास कोई दूसरा सेट है तो देख लीजिएगा, उसमें क्वेश्चन नंबर अलग होगा। और जो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर लिखे हुए हैं, ये क्वेश्चन नंबर सेट ए के हिसाब से हैं, ठीक है। ये जो क्वेश्चन नंबर होगा यहाँ पे, ये नंबर जो होगा ये सेट ए के हिसाब से होगा, ठीक है। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन आ रहा है, आधार मेटाडाटा कैन नॉट बी स्टोर्ड फॉर मोर देन 3 मंथ्स। सेकंड स्टेटमेंट है, स्टेट कैन नॉट एंटर इनटू एनी कॉन्ट्रैक्ट विद प्राइवेट कॉर्पोरेशन फॉर शेयरिंग डाटा, आधार डाटा। तो सर पहली स्टेटमेंट तो देखिए, अगर ये फैक्चुअल सी चीज़ है, अगर आपने पढ़ा है इस बारे में तो सही है, वरना नहीं पढ़ा है तो ये फैक्चुअल टाइप का है तो गलती हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे प्रोविजंस है 6 मंथ्स का, 6 मंथ्स का प्रोविजन है। और यहाँ पे आपको ये भी पता होना चाहिए मेटा डाटा क्या होता है। मेटा डाटा क्या होता है? डाटा फॉर डाटा, यानी कि आपका डाटा जो डाटा के कलेक्शन के लिए यूज़ करा जाए, आपका फर्दर डाटा, उसे बोलते हैं मेटा डाटा, ठीक है। तो ये तो पहली स्टेटमेंट तो रॉन्ग हुई। तो हम अगर एलिमिनेशन से जाएं तो फर्स्ट स्टेटमेंट और सेकंड स्टेटमेंट तो हमारी ऐसे ही गलत हो गई। फिर सेकंड आइए, स्टेट कैन नॉट एंटर इनटू एनी कॉन्ट्रैक्ट विद प्राइवेट कॉर्पोरेशन फॉर शेयरिंग ऑफ आधार डाटा। अब ऐसा कैसे हो सकता है? आपने अगर कंटिन्यू न्यूज़ देख रहे हैं तो हमारा जो नितिन गडकरी जी हैं, उनने पार्लियामेंट में दिया था कि उनने 65 करोड़ कमाए हैं लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस का डाटा सेल करके प्राइवेट कंपनीज को। तो ऐसा तो हो नहीं सकता। अब देखिए, जो डीएल बनवा रहा है वो आधार तो इनडायरेक्टली देता ही है, अगर ऐसा हम मान के चले एग्जम्पशन। और वैसे भी अगर 2 स्टेटमेंट अगर हट गई हैं तो फिर हमारे पास 2 ही ऑप्शन रह जाते हैं, 3 ओनली या फिर 2 and 4 ओनली। तो अगर हम इसको भी अगर इसको भी हम मान के भी चलते हैं कि चलिए ये सही नहीं है, फिर भी हम फोर्थ स्टेटमेंट देखें, आधार इज मैंडेटरी फॉर गेटिंग बेनिफिट्स फंडेड आउट ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। तो ये चीज़ सही है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में कहा था कि आधार वैलिडेटेड तो है, तो हम इसको लिमिटेड वैलिडेशन दे सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम स्टेट्स में देते हैं 2 and 4, बी इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स आपको नहीं भी पता है तो भी आप उसे एलिमिनेट कर सकते हैं। सो डिटेल्स यहाँ पे देख लीजिए, बी इसका ऑप्शन होगा 2 and 4, ओके। तो I5 जस्ट कॉन्स्टिट्यूशन बेंच हेडेड बाय जस्टिस दीपक मिश्रा विद मेजोरिटी ऑफ 4:1 कलेक्शन ऑफ डाटा इस यूज डस नॉट वायलेट इट्स यूज, यानी कि इसका यूज जो है वो राइट टू प्राइवेसी, यानी कि आर्टिकल 21 को, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट नहीं करता है। एंड आधार एक्ट एंड रेगुलेशन प्रोवाइडेड फॉर प्रोटेक्शन एंड सेफ्टी फॉर डाटा रिसीव फ्रॉम इंडिविजुअल्स, मेटा और मेटा डाटा बेस्ड इन द डिस्क्राइब्स एंड गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट डाटा, ऑथेंटिकेशन एंड रिकॉर्ड्स नॉट टू बी केप्ट बियॉन्ड 6 मंथ्स। तो यहाँ पे 6 मंथ्स का प्रोविजन है रादर देन 3 मंथ्स। और इसके बाद हमने क्या था, आर्काइव जो होते हैं उसको 5 ईयर्स के लिए रखना है, गलत है, क्योंकि हमारा जो प्रोविजन था रियली वो 5 ईयर्स के लिए था, लेकिन उसको उन्हें मना कर दिया जस्टिस सीकरी जी ने, ठीक है। तो मेजोरिटी ओपिनियन ने यही कहा कि उसको हम लिमिट कर सकते हैं, लिमिट द इंपॉर्टेंस ऑफ आधार टू एस्पेक्ट डायरेक्टली रिलेटेड टू द वेलफेयर बेनिफिट्स, सब्सिडीज एंड मनी स्पेंड फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। तो ये चीज क्लियर है, यहाँ से इसका आंसर बी होगा। तो ये फर्दर एक्सेप्ट्स हैं जो मैंने ले रखे हैं वेरियस वेबसाइट से। ये द हिंदू में कवर, फाइनेंशियल एक्सप्रेस में कवर करा हुआ है, आधार ऑथेंटिकेशन डाटा कांट बी बियॉन्ड रिटेन बियॉन्ड 6 मंथ्स, ठीक है। सेलिंग व्हीकल ओनर्स डाटा इज पब्लिक गुड, गवर्नमेंट अर्न 65 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, राज्यसभा हैज इक्वल्स पावर विद लोकसभा इन द मैटर ऑफ क्रिएटिंग न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज। नहीं सर, ऑल इंडिया सर्विसेज तो हमारी राज्यसभा की स्पेशल पावर्स में आता है, और ये ऑल इंडिया सर्विस आर्टिकल 312 के अंडर ये पावर है सिर्फ किसके पास? राज्यसभा पावर के पास, राज्यसभा के पास। तो हमारी जो पावर्स हैं वो 3 तरीके से देखी जाती हैं। एक तो जिनका इक्वल स्टेटस है राज्यसभा से, एक
लोकसभा से, और एक जिससे अनइक्वल स्टेटस है, और एक जिसमें स्पेशल स्टेटस है। तो ये जो स्पेशल स्टेटस वाला है, ये स्पेशल स्टेटस की पावर है, तो फर्स्ट तो हमारा एलिमिनेट हो जाएगा ऐसे ही। अमेंडिंग द तो कॉन्स्टिट्यूशन हो सकता है, क्योंकि देखिए स्पेशल मेजोरिटी से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट पास होता है, बोथ हाउसेस से इंडिविजुअली या सेपरेटली। तो हम सेकंड वाला यहाँ पे सही ऑप्शन होगा। रिमूवल ऑफ गवर्नमेंट तो बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि वो लोकसभा में रिमूव होती है बाई नो कॉन्फिडेंस मोशन। ये बिल्कुल एब्सर्ड स्टेटमेंट है, कट मोशन से इसका कोई लेना देना नहीं है। तो देख लीजिए यहाँ पे बी सही ऑप्शन होगा। स्पेशल पावर्स ऑफ द राज्यसभा, इट कैन अथोराइज द पार्लियामेंट क्रिएट न्यू ऑर्डिनेंस सर्विस अंडर आर्टिकल 312। और ये यहाँ पे इक्वल स्टेटस कुछ दिया हुआ है, यहाँ पे डिटेल आप देख लीजिए, इंट्रोडक्शन ऑफ पासेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स बिल, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। बाकी आप ये सब पढ़ लीजिएगा वीडियो पॉज करके। ये क्वेश्चन हमारा बहुत इंटरेस्टिंग है। विद रेफरेंस टू द फंड्स अंडर मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम एमपी लाट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। तो सबसे पहले हमारी जो स्टेटमेंट आती है, एमपी लाट्स फंड मस्ट बी यूज टू क्रिएट ड्यूरेबल एसेट्स लाइक फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ हेल्थ एजुकेशन स्ट्रक्चर। हाँ सर, ये बात बिल्कुल सही है। फर्स्ट स्टेटमेंट ही आपको यही मिलेगी अगर आप एमपी लाट्स पढ़ेंगे। और ये क्वेश्चन न्यूज में आना भी था, क्योंकि कोरोना वायरस के चलते हुए कि एमपी लाट्स का सस्पेंड भी करा गया है स्कीम को, तो ये क्वेश्चन बनता भी, और एमपी लाट्स पे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है। A specialized portion of each fund MP's fund must benefit SC and ST। हाँ, ये भी प्रोविजन है, 15% टू SC एंड 7.5% टू ST। ये फर्दर मैं कहूँगा, आप फर्स्ट वाली स्टेटमेंट तो आपको चलो पता होगी, अगर सेकंड वाली स्टेटमेंट भी चलो पता होगी, लेकिन ये जो स्टेटमेंट है ये बहुत ही एब्सर्ड स्टेटमेंट है, और जिसने बहुत डिटेल में पढ़ा हुआ है वो वही बता सकता है कि द डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी मस्ट इंस्पेक्ट 10% ऑफ ऑल वर्क इम्प्लीमेंट अंडर द एवरी ईयर। तो अगर ये नहीं पता है तो ये तो हम कर नहीं सकते। तो अगर हम एक ही चीज़ और देखें, अगर ये थर्ड स्टेटमेंट को देखें, एमपी लैट्स फंड्स आर सैंक्शनड ऑन ईयरली बेसिस एंड द अनयूज्ड फंड्स कैनॉट बी कैरिड, दे आर नॉन लैप्सेबल फंड। नॉन लैप्सेबल फंड का मतलब क्या होता है सर, कि उन्हें कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है नेक्स्ट ईयर पे। तो ये थर्ड स्टेटमेंट्स, तो यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट इसकी रॉन्ग है। अगर हम एलिमिनेशन से जाएं तो देखिए थर्ड स्टेटमेंट इसमें है, तो ये दो तो हमारे गलत हो ही गए। और फिर हमारा क्या बचता है 1, 2 एंड 4, क्योंकि 1, 2 तो हमारे हैं ही, तो आपके पास दो नैरो डाउन, दो ओपिनियन हो जाती हैं, सॉरी हाँ, ए और डी। तो ए और डी में अगर आप देखेंगे, अगर नहीं पता है आपको ये फोर्थ वाली स्टेटमेंट, तो आप गलती कराएंगे, तो यहाँ पे 50-50 चांस था। वैसे इसका आंसर डी होगा, क्योंकि ये भी एक प्रोविजन है, ये मैंने ऑफिशियल वेबसाइट से देखा था। अब यहाँ पे देख सकते हैं 1933 में पी नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट की ड्यूरिंग ये स्कीम लॉन्च हुई थी। फिर 5 करोड़ पर एनएम ग्रांट किए जाते हैं, टू फेज में दिए जाते हैं, 2.5 करोड़ एंड 2.5 करोड़ 2 टाइम्स में डेवलपमेंट प्रोजेक्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी, और ये यहाँ पे 15% एंड 7.5%। इसको अगर हम और डिटेल्स में देखें, फंड्स रिलीज एंड मैनेजमेंट, तो ये क्या होते हैं नॉन लैप्सेबल फंड, जैसे मैंने बता दिया, फंड लैप्स इन द डिस्ट्रिक्ट कैन बी कैरीड फॉरवर्ड फॉर द यूटिलाइजेशन इन द सब्सिक्वेंट ईयर। तो सब्सिक्वेंट ईयर में इसे यूटिलाइज करने के लिए ट्रांसफर किया जा सकता है। और डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी का अगर मैं रोल की बात करूं, तो यहाँ पे लिखा है इंस्पेक्ट एटलीस्ट 10% ऑफ द वर्क अंडर इंप्लीमेंटेशन एवरी ईयर। तो ये बहुत ही एब्सर्ड स्टेटमेंट थी, मैं कहूँगा ये वाली, जो हमारी ये वाली स्टेटमेंट है, क्योंकि अगर ये वाली स्टेटमेंट देखिए आपने बहुत डिटेल में पढ़ा है तो ही आप कर पाएंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ फंडामेंटल राइट्स इनकॉर्पोरेट्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट अनटचेबिलिटी एज अ फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। तो ये बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन है और सीधा क्वेश्चन है, ठीक है। तो अंडर आर्टिकल 17 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये हमें दिया हुआ है। तो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन वैसे भी नहीं होगा, क्योंकि वो आर्टिकल 23 एंड 24 है। फ्रीडम 19 के अंदर है, तो वो भी नहीं होगा, 32 भी नहीं होगा, तो इसका आंसर होगा डी, राइट टू इक्वालिटी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे 6 राइट्स हैं बेसिकली, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड एजुकेशनल राइट्स, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। और हमारा ये जो आर्टिकल दिया हुआ है यहाँ पे राइट टू इक्वालिटी, ये है आर्टिकल 17, मतलब ये राइट टू इक्वालिटी के अंदर आते हैं, ठीक है। तो आर्टिकल 17 में लिखा हुआ है एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी एंड प्रोविजन ऑन इट्स प्रैक्टिस। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंडिया सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव इज एंजॉइंड बाय द। तो ये बहुत ही सिंपल, बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन है, आर्टिकल 50 ऑफ द डीपीएसपी, ठीक है। आर्टिकल 50 में हमारा जो डीपीएसपी है पार्ट 4, तो ठीक है, प्रीएम्बल में ये है नहीं, डीपीएसपी में है। 7 शेड्यूल से बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि वहां क्या 3 लिस्ट की बात होती है, 3 लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट और यूनियन लिस्ट, कि पावर्स किस किस में रूल कर सकते। तो कन्वेंशनल प्रैक्टिस तो वैसे भी नहीं। तो ये सारे हमारे डीपीएसपी आप देख लीजिए। आर्टिकल 50 हमारा जो है जुडिशरी फ्रॉम सेपरेशन जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, ओके।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा along with the बजट। अब सर देखिए एक मिनट, ये क्वेश्चन कोई पॉलिटी में भी ले सकता है और कोई क्वेश्चन इकोनॉमी में भी ले सकता है। तो ये मैंने यहाँ इकोनॉमी में लिया है, तो इसमें कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो क्योंकि मैंने यहाँ पे कंसोलिडेटेड फंड की एक तरीके से जैसे यहाँ पे बजट से रिलेटेड बात है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे बजट, क्योंकि हम उसमें भी पढ़ते हैं अपने पार्लियामेंट चैप्टर में, तो इसलिए मैंने यहाँ ले लिया। वैसे आप दोनों जगह पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो along with the budget, the finance minister also place other documents before the parliament which include the macroeconomic framework statement. The aforesaid document is presented because that is mandated by। तो ये चीज किससे मैंडेटेड करी गई है? कन्वेंशन तो सर बिल्कुल नहीं होगा। 110 हमारा मनी बिल से रिलेटेड है, 130 से कोई मतलब नहीं बना, तो हमारा इसका आंसर है डी, FRBM एक्ट। सही है, तो ये यहाँ पे सीधा लिखा हुआ है द मैक्रो एंड मैक्रोइकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट। ठीक है, तो ये यहाँ पे देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अ कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट बाय डेफिनेशन इज अ गवर्नमेंट बाय लेजिस्लेचर, पॉपुलर गवर्नमेंट, मल्टी पार्टी गवर्नमेंट और लिमिटेड गवर्नमेंट। अब देखिए अगर आप यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट की बात हो रही है, तो अगर आप ऐसे अगर देखें कन्वेंशनली या फिर सीधे सेंस में देखें, तो ऐसा लगता है कि हाँ ये गवर्नमेंट बाय लेजिस्लेचर होगा। जैसे हम इलेक्ट करते हैं हम लोग एमपीस को, तो लोकसभा उधर रिप्रेजेंट करती है, उस तरीके से ये तो बिल्कुल ही नहीं होगा। ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल ही गलत है। पॉपुलर गवर्नमेंट तो बिल्कुल ही, मल्टी पार्टी गवर्नमेंट ऐसा भी कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि 2 पार्टी सिस्टम भी होता है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट भी होती है। ठीक है, यहाँ पे आंसर है हमारा लिमिटेड गवर्नमेंट। क्योंकि लिमिटेड गवर्नमेंट इसलिए भी है क्योंकि अगर आप कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की डेफिनेशन आप देखेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इज अ कॉम्पाउंड ऑफ आइडियाज, एटीट्यूड्स एंड पैटर्न ऑफ बिहेवियर इलैबोरेटिंग द प्रिंसिपल दैट द अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट ड्राइव्स फ्रॉम इट्स लिमिटेड बाय अ बॉडी ऑफ फंडामेंटल लॉ। तो गवर्नमेंट को जो है लिमिटेड भी करा जाता है, गवर्नमेंट को लिमिट करा जाता है लॉ से। तो कॉन्स्टिट्यूशन इज द कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटेड गवर्नमेंट अंडर हायर लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अदर देन द फंडामेंटल राइट्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल इंडिया रिफ्लेक्ट्स प्रोविजंस ऑफ यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1948। तो हमारा जो सर यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है, उनके जो प्रिंसिपल्स हैं या फिर उनके जो आइडियाज हैं, वो रिफ्लेक्ट कहाँ कहाँ होते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में? प्रीएम्बल में होते हैं, डीपीएसपी में होते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज में होते हैं। तो देखिए सर इसका आंसर होगा डी। ठीक है, ये सारे प्रिंसिपल्स डी, इसका आंसर होगा डी। इसको अभी हम डिटेल में दिखाते हैं। अगर मैं बात करूं यूएनएचआर राइट्स की, यूनिवर्सल ह्यूमन डिक्लेरेशन राइट की, तो देखिए ये हमारा एक आता है पहले इक्वालिटी बिफोर लॉ। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है अंडर आर्टिकल 14, तो हम यहां से कह सकते हैं ये फंडामेंटल राइट्स में भी है। ठीक है, और ये आता है हमारा एजुकेशन। तो देखिए अब कुछ लोग कहेंगे कि फंडामेंटल ड्यूटीज में कुछ लोगों ने, मैंने बहुत जिन इंस्टीट्यूट्स का बहुत टर्नओवर है, बहुत बड़े इंस्टीट्यूट है, उन्होंने ये कह रखा है कि एजुकेशन डी नहीं होगा फंडामेंटल ड्यूटीज। लेकिन आप सिर्फ देखिए, ये फिलहाल यूपीएससी के इंटरप्रिटेशन पे डिपेंड करता है, लेकिन यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है एजुकेशन। और आप लास्ट फंडामेंटल ड्यूटीज अगर हमारा ये देखेंगे, तो वहां पे प्रोविजन दिया हुआ है 6 ईयर टू 14 ईयर्स चाइल्ड का एजुकेशन का। तो उस तरीके से हम कह सकते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज में। और सोशल सिक्योरिटी हमारी आती है किसमें? डीपीएसपी में। तो एक तरीके से ये तीनों में दिया हुआ है, मेरे हिसाब से तो ये तीनों में आना चाहिए, डीपीएसपी, प्रीएम्बल और फंडामेंटल ड्यूटीज। अब ये यूपीएससी के इंटरप्रिटेशन पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। अच्छा, मैं इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले बता दूं, देखिए या तो ये क्वेश्चन रॉन्ग होगा, या तो इस क्वेश्चन को लेफ्ट करना पड़ेगा यूपीएससी को, क्योंकि इस क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन मैंने भी डाल दिया है, आप भी ऑब्जेक्शन डाल सकते हैं विद इन 2 or 3 डेज। क्योंकि देखिए इसमें अगर आप लैंग्वेज से जाएं, तो पहली बात तो लीगल सर्विस अथॉरिटीज की बात कर रही है यहाँ पे क्वेश्चन। इन इंडिया लीगल सर्विस अथॉरिटीज प्रोवाइड फ्री लीगल सर्विसेज टू विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ सिटीजन्स। तो लीगल सर्विस अथॉरिटीज से पहले तो ये नहीं बताया कि वो नेशनल लेवल पे बात कर रही है कि स्टेट लेवल पे बात कर रही है, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटीज की बात कर रही है या फिर स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटीज की। तो ये चीज पहली बात तो यूपीएससी ने क्लेरिफाई नहीं करी। अब ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्यों इन दोनों की क्यों जरूरत है? क्योंकि ये जो यहाँ पे प्रोविजंस दे रखे हैं ना मनी के, ये स्टेट टू स्टेट वेरी भी करते हैं। जैसे कोई दिल्ली स्टेट का अलग है, किसी केरला का अलग है, यूपी का अलग है। तो इसलिए अगर मैं लेट से कि अगर मैं इसे मान लेता हूँ कि लीगल सर्विस अथॉरिटीज की बात करिए, तो दोनों की बात कर रहा है, तो फर्स्ट वाली स्टेटमेंट तो आपको वर्बेटिम मिल जाएगी, पॉलिटी में लिखी हुई, पर्सन विद एन एनुअल इनकम ऑफ लेस देन 1 लाख उसको फ्री लीगल एड मिलेगी। फिर उसके बाद ये स्टेटमेंट मुझे कहीं भी नहीं मिली, मेंबर्स ऑफ ये भी नहीं मिली मुझे कहीं भी, ऑल सीनियर सिटीजन्स ये भी नहीं मिली है मुझे। लेकिन अगर हम इस चीज से हटा दें, अच्छा ये बहुत ही आपको प्रोसेस आप खुद ही सोचिए, यहाँ पे क्या लिखा हो, ट्रांसजेंडर विद एन एनुअल इनकम। ट्रांसजेंडर को तो सर राइट्स ही अब मिलने शुरू हुए हैं, वहां पे ऐसा कहाँ बनाने लगेंगे कि उसको फ्री लीगल एड मिलने लगेगी अंडर आर्टिकल 39A, ऐसा भी मुझे नहीं लगता। तो ठीक है, इस तरीके से हम 2 को तो अगर हम हटा भी दें, तो हमारे पास बचती है 1 and 4
क्योंकि 1 तो पक्का सही है ना, तो अगर हमारे पास 2 ही ऑप्शन बचते हैं, 1 हमारा पक्का सही है, तो ए और डी में आपको लगाना है। फिलहाल इसका आंसर है यहाँ पे डी। अब डी यहाँ पे आंसर, या तो डी आंसर होगा या फिर तो ये रॉन्ग क्वेश्चन होगा। ओके, क्योंकि यहाँ पे फ्री लीगल सर्विसेज का आप देख लीजिए, पर्सन हुज इनकम एनुअल डज नॉट एक्सीड 1 लाख, तो ये पॉलिटी में सीधे स्टेटमेंट दी है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो समझ में आता है, बाकी स्टेट्स का अमाउंट वेरी करता है, और ये यहाँ पे ये दोनों स्टेटमेंट मुझे एक्सेप्ट सी लग रही है, बाकी ये सब यूपीएससी के इंटरप्रिटेशन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, अ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इज वन इन विच all political parties in parliament are represented in the government। नहीं सर, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि इंडिया में तो इतनी सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं। अगर हम इंडिया की बात करें, वैसे यहाँ पे पार्लियामेंट्री सिस्टम की बात हो रही है, तो वो कहीं के भी पार्लियामेंट्री सिस्टम की बात हो रही है, ठीक है, ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। तो ये तो बिल्कुल गलत स्टेटमेंट। द गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट कैन बी रिमूव्ड बाय इट, तो यानी कि गवर्नमेंट जो होगी वो हमारी, या फिर हम बोलेंगे पार्लियामेंट को रिस्पॉन्सिबल होगी, ठीक है, और उसी से रिमूव करी जाती है। हाँ सर, ये चीज बिल्कुल सही है। अब इसका एक जो लोगों को कंफ्यूजन होगा वो बी और सी स्टेटमेंट में। सी क्या है, द गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय द पीपल कैन बी रिमूव्ड बाय देम। अगर हम इसका वाइडर इंटरप्रिटेशन देखें, वाइडर इन द स्कोप, अगर हम डेमोक्रेसी के हिसाब से देखें, तो हम कहेंगे गवर्नमेंट बाय द पीपल फॉर द पीपल, तो आप सी लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हमारे इंडिया में पता है आपको, जो नो कॉन्फिडेंस मोशन होता है या फिर कुछ भी होता है, तो वहां भी सब रिस्पॉन्सिबिलिटी किससे रिमूव करी जाती है, खुद से पार्लियामेंट, खुद से रेजोल्यूशन भी दे सकती है कैबिनेट, ठीक है। तो यहाँ पे अगर इंटरप्रिटेशन के हिसाब से लिटरल मीनिंग में देखें तो बी होगा यहाँ पे आंसर। सो उसमें कोई भी दिख नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, which part of the constitution of India declares the idea of welfare of state। बिल्कुल सीधा सीधा क्वेश्चन, डीपीएसपी की ये बात है, फंडामेंटल राइट्स में वेलफेयर स्टेट्स की कोई बात ही नहीं करी है, प्रीएम्बल की भी कोई बात नहीं है, 7 शेड्यूल तो होगा ही नहीं। वहां पे हमारी क्या 3 लिस्ट दी हुई है, यूनियन लिस्ट और स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट, जिसमें पावर्स हमारी डिवाइड करी गई कि किन किन में लेजिस्लेट कर सकती है। तो इसका ए आंसर होगा, बहुत ही सिंपल सा है, ठीक है। They embody the concept of the welfare state, not a role of police state, which existed during colonial era। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस इट्स बेसिक स्ट्रक्चर। सर, कॉन्स्टिट्यूशन ने ये डिफाइन कर दिया है बेसिक स्ट्रक्चर, बिल्कुल ही गलत स्टेटमेंट, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर ही 1973 केशवानंद भारती के केस के बाद ही आया है, तो कॉन्स्टिट्यूशन ने तो डिफाइन नहीं किया था, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो यहाँ पे ऐसे ही गलत हो गई। नेक्स्ट है हमारा, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर जुडिशियल रिव्यू टू सेफगार्ड सिटीजंस लिबर्टीज एंड टू प्रिजर्व द आइडियल्स ऑन विच द कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड। यस, ये आपको राइट है, क्योंकि आपको जुडिशियल रिव्यू का सीधा पूरा पॉलिटी में एक चैप्टर मिलेगा, उसमें पूरा क्लियरली मेंशन है। तो बेसिकली आपका बेसिक ही अगर कवर है, अपने पॉलिटी अगर लक्ष्मीकांत पढ़िए, तो उससे आपका 90 to 95% ये सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो इसका 2 ओनली आंसर होगा, बी। ये मैं यहाँ पे देखिए जुडिशियल रिव्यू से रिलेटेड ये कुछ आर्टिकल है, क्योंकि आर्टिकल 30 ये मतलब सारे आर्टिकल्स, तो यानी कि देखिए ये सब कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है। लेकिन हाँ, मैं एक बात बता दूं, जुडिशियल रिव्यू जो टर्म है ये एक्सप्लिसिटली कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी मेंशन नहीं है। इनडायरेक्टली कॉन्स्टिट्यूशन की आर्टिकल्स हैं ये जो रिलेटेड हैं, ये पावर बेसिक स्ट्रक्चर जब डिफाइन किया था हमारा केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने, तभी बताया था कि ये जुडिशियल रिव्यू की जो पावर है गवर्नमेंट की वो यहाँ से आती है, और जुडिशियल रिव्यू जो है वो हमारा क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। ये जो जुडिशियल रिव्यू है हमारा वो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, तो बेसिक स्ट्रक्चर भी है ये जुडिशियल रिव्यू, और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी है, तो बिल्कुल सिंपल सा है, इसमें कोई नहीं है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक एप्रोप्रिएट फॉर ब्यूरोक्रेसी। अब ये भी देखिए यूपीएससी क्वेश्चन एक अपने आप में एक आर्ट है, ठीक है। एजेंसी वाइडनिंग द स्कोप ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। ब्यूरोक्रेसी को बल्कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी से कोई मतलब ही नहीं होता, ठीक है। यहाँ पे इसका कोई भी स्कोप नहीं बन रहा है। एजेंसी स्ट्रेंथनिंग द स्ट्रक्चर ऑफ फेडरलिज्म। अब यहाँ पे देखिए फेडरलिज्म में एक कॉन्सेप्ट से आप कह सकते हैं, क्योंकि जो हमारा ब्यूरोक्रेसी होती है या फिर जो स्टेट के लेवल पे होता है, जो डीएम वगैरह कोई भी होता है, वो अपॉइंटमेंट होता है सेंट्रल गवर्नमेंट से, ठीक है। लेकिन वो वर्क करता है कहाँ, स्टेट गवर्नमेंट के अंदर। तो एक तरीके से मान सकते हैं कि लिंच पिन का वर्क कर रहा है, ठीक है, वो उन दोनों के बीच में। तो फेडरल स्ट्रक्चर एक तरीके से कह सकते हैं कि हाँ वो इफेक्ट स्ट्रेंथनिंग कर रहा है। तो अगर हम वाइडर स्कोप देखें तो हम कह सकते हैं हाँ 20 हो सकता है, ठीक है। सी वाले को हम देखते हैं, एन एजेंसी फैसिलिटेटिंग पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। ये तो बिल्कुल नहीं है सर, फिर आरबीआई और ये सब क्यों बना दिए, फाइनेंस मिनिस्ट्री वगैरह, ये तो बिल्कुल ही कोई जरूरत ही नहीं है, ठीक है। वहां पे वर्क करता है एज ए सेक्रेटरी ब्यूरोक्रेसी के लोग। एजेंसी ऑफ इंप्लीमेंटेशन ऑफ पब्लिक पॉलिसी, अगर हम लिटरल मीनिंग में देखें कि ब्यूरोक्रेसी का कैरेक्टरिस्टिक, तो सीधा डी स्टेटमेंट आपके माइंड में आ सकता है। लेकिन मैं वही कह रहा हूँ, आप बी और डी में कंफ्यूज हो सकते हैं अगर थोड़ा सा देखेंगे कहीं भी।
तो फिलहाल तो इसका डी आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने कहीं भी देखा भी था वेबसाइट पे तो वहां पे जम्मू एंड कश्मीर की वेबसाइट पे लिखा होता अल्टीमेटली he she only is responsible for the impartial execution of assigned tasks and must sacrifice his own personal officer judgment. It runs counter to his her duties. तो उसको बेसिकली क्या करना है, पब्लिक पॉलिसी का इम्प्लीमेंटेशन ही करना है जो उसको दिया गया है, ठीक है। तो इसमें कोई वो नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज, सॉरी यहाँ पे टू नहीं, यहाँ पे ऑफ आएगा, द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बट हैज नो लीगल इफेक्ट। तो सर ये कह रहा है पार्ट है लेकिन कोई लीगल इफेक्ट नहीं है, ये भी स्टेटमेंट गलत है। पार्ट तो है लेकिन लीगल इफेक्ट तो यहाँ पे बिल्कुल नहीं है, ये हम नहीं कह सकते, क्योंकि ये हमारा पार्ट है। ये पहले हुआ हमारा बैरूबरी केस। बैरूबरी केस में 1960 में हमारा बोला सुप्रीम कोर्ट की नहीं है पार्ट, लेकिन जब केशवानंद भारती केस आया फिर बोला कि नहीं, दिस इज वेरी मच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो थर्ड वाला बी वाला तो बिल्कुल नहीं होगा, नॉट अ पार्ट ऑफ वेरी, ये बिल्कुल नहीं होगा। अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैड सेम लीगल इफेक्ट एज एनी अदर पार्ट। अब सब देखिए, आप सी और डी में कंफ्यूज हो सकते हैं। इसका सेम लीगल इफेक्ट है एनी अदर पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो हम ये भी नहीं कह सकते, क्योंकि जब कॉन्स्टिट्यूशन इंप्लीमेंट हुआ था तो कॉन्स्टिट्यूशन में एक डिबेट भी हुई थी, आप सर प्रीएम्बल को बिल्कुल एंड में क्यों इंप्लीमेंट कर रहे हैं या फिर पार्ट डाल रहे हैं। वो एंड में सर इसलिए डाला गया था कि ये एक तरीके से आइडेंटिटी कार्ड है हमारा प्रीएम्बल का, तो ये एक तरीके से सिग्निफाई कर रहा है हमारे इसको, कॉन्स्टिट्यूशन को। तो कॉन्स्टिट्यूशन को जो चीज सिग्निफाई कर रही है तो वो एक तरीके से उन पे डिपेंड है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है तो वो चीजें नहीं है, तो हम डी वाला स्टेटमेंट यहाँ पे राइट होगा। अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दिस इज वेरी मच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन, दिस इज डिफाइंड इन द 1973 जजमेंट ऑफ केशवानंद भारती केस एंड आफ्टर इट, बट हैज नो लीगल इफेक्ट इंडिपेंडेंटली। लीगल इफेक्ट तो है लेकिन इंडिपेंडेंट नहीं है, अदर पार्ट्स के इंडिपेंडेंटली नहीं हुआ। ये मैं कुछ आपको डिटेल्स दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। देखिए बैरूबरी यूनियन केस का 1960 में हुआ, तब उसने कहा कि नहीं है पार्ट, ठीक है। लेकिन 1973 में जब हुआ तो उसने कहा इट इज वेरी मच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। फिर अगला हमारा जो डी वाली बात आती है, द रीजन ऑफ इंसर्टिंग द प्रीएम्बल एट द एंड वाज टू एंश्योर दैट इट वाज कन्फॉर्मिटी विद द कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो अदर पार्ट्स के साथ जो है वो कंफर्म कर रहा है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं इंडिपेंडेंट ऑफ अदर पार्ट्स ये लीगल है, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विद रेफरेंस टू द प्रोविजंस कंटेन्ड इन द पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो सर अगर आपको पार्ट 4 ही नहीं पता है क्या, तो फिर आप ये कर ही नहीं पाएंगे क्वेश्चन, जो कि है डीपीएसपी से रिलेटेड। तो पहले तो आपको यही पता हो कि पार्ट 4 क्या है, वरना आप क्वेश्चन के आगे ही नहीं बढ़ पाएंगे, ठीक है। तो डीपीएसपी सर एनफोर्सेबल है क्या कोर्ट से? नो सर, बिल्कुल नहीं, दे आर नॉट एनफोर्सेबल बाय एनी कोर्ट, बट फंडामेंटल राइट्स आर एनफोर्सेबल। दे शैल नॉट बी एनफोर्सेबल बाय एनी कोर्ट, या दे शॉल नॉट बी, ये एनफोर्सेबल नहीं है, ठीक है। तो फर्स्ट अगर हम स्टेटमेंट नेगलेक्ट कर दें, तो एलिमिनेट कर दें, तो ए और सी तो हमारे ऐसे ही एलिमिनेट हो गए। द प्रिंसिपल एंड लेड डाउन इन द पार्ट्स आर टू बी इन्फ्लुएंस मेकिंग ऑल ऑफ लॉस बाय द स्टेट, यस सर, वेरी मच। बल्कि ये स्पेसिफिकली लिखा भी गया है कि स्टेट को डीपीएसपी इंप्लाई करने की पॉलिसी में कोशिश करनी चाहिए या फिर करना चाहिए, ये मोरल ऑब्लिगेशन है स्टेट का, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर होगा डी 2 and 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अ पर्सन हु इज एलिजिबल टू वोट, ये चीज आप ध्यान रखिएगा मैं क्या बोल रहा हूं, एलिजिबल टू वोट कैन बी मेड अ मिनिस्टर इन अ स्टेट फॉर 6 months इवन इफ ही शी इज नॉट अ मेंबर ऑफ द लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट ऑफ दैट स्टेट। सर आपने अगर जिसे मैं बोलूंगा, अगर आपने पेरिफेरली पढ़ा है या फिर आपने ज्यादा डीप में नहीं पढ़ा या फिर एक बार में आप देखेंगे तो आपको लगेगा ये स्टेटमेंट सही है, लेकिन सर आप यहाँ पे कैच है, देखिए क्या कैच है। अब आप सोचिए हम एलिजिबल कब हो जाते हैं वोट देने के लिए? 18 ईयर्स पे, और जो कि हमारा 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से लो करा गया। पहले था 21, फिर कर दिया 18 ईयर्स कॉन्स्टिट्यूशनल इलेक्टोरल रिफॉर्म्स में, ठीक है। तो आप खुद सोचिए, जो हमारा 18 ईयर्स हमारा जो है वोटिंग राइट, अब आप ये देखिए लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट के लिए हम क्या मेंबर के लिए एलिजिबल होते हैं, वो होती है सर 25 ईयर्स एज। और पंचायती राज की अगर हम बात करें ग्राम सभा उसमें, तो होती है वो 21 ईयर्स एज। तो इन तीनों एज को आपको पता होना चाहिए। तो अब आप देखिए ये यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है, जो इंसान 18 ईयर्स का वोट का है वो 24-5 ईयर्स का नहीं है, तो ये स्टेटमेंट गलत होगी। और मैंने काफी इंस्टीट्यूट की उसमें देख रखा है, जो बहुत ही फेमस इंस्टीट्यूट है, मैं नाम लेना नहीं चाहूंगा, उन्होंने कह रखा है कि नहीं सर स्टेटमेंट बन सही होगी। तो अब ये उस पर भी डिपेंड करता है कि यूपीएससी से कैसे इंटरप्रेट करता है, लेकिन मेरे हिसाब से यहाँ पे
नाइदर वन नाइदर टू आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए सेकंड स्टेटमेंट एक बार बता देता हूँ आपको। अकॉर्डिंग टू द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, पर्सन कन्विक्टेड ऑफ अ क्रिमिनल ऑफेंस एंड सेंटेंस टू इम्प्रिजमेंट फॉर 5 years इज परमानेंटली, अरे सर कहाँ एमपीज एमएलएस कभी कुछ नहीं करेंगे ऐसा, वो ऐसा चाहेंगे कि वो परमानेंटली डिस्क्वालीफाइड हो जाए, कभी नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट तो गलत है, ठीक है, और इसका ए स्टेटमेंट भी गलत है जो कि मैंने आपको डिफाइन कर दिया, तो इसका डी आंसर होगा। डी और ए मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कुछ लोगों ने ए दे रखा है, तो ये यूपीएससी के इंटरप्रिटेशन पे है, लेकिन मेरे को पक्का पता है कि इसका आंसर जो है वो फाइनल डी होगा, क्योंकि यहाँ पे जो एलिजिबल बोर्ड हम हो जाते हैं 18 ईयर्स पे, लेकिन वहां पे हमें चाहिए होती है 25 ईयर्स। तो यहाँ पे ये दिया हुआ है सेकंड स्टेटमेंट का, अ पर्सन शैल बी डिस्क्वालिफाइड वेयर कन्विक्टेड पर्सन इज सेंटेंस्ड टू ओनली फाइन फॉर अ 6 पीरियड फ्रॉम द डेट ऑफ सच कन्विक्शन। वो पर्सन तब डिस्क्वालीफाई होगा या जब वो कन्विक्टेड हो गया हो फॉर अ पीरियड ऑफ 6 years। ठीक है, मतलब अगर वो पर्सन यहाँ पे जो है 5 years लिए हुआ है ना, 5 इम्प्रिजमेंट जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना 5 years के लिए, तो यहाँ पे वो 6 years के लिए होगा, लेकिन डिस्क्वालीफाइड होगा वो परमानेंटली डिस्क्वालीफाइड नहीं होगा, शैल बी डिस्क्वालीफाइड नॉट परमानेंटली। ओके, इम्प्रिजमेंट फ्रॉम द डेट ऑफ कन्विक्शन शैल कंटिन्यू टू डिस्क्वालीफाइड फॉर फर्दर पीरियड ऑफ 6 years सिंस रिलीज। तो अगर वो कन्विक्टेड हो जाता है उसके बाद 6 years के लिए, हाँ वो डिस्क्वालीफाइड तो हो जाएगा लेकिन परमानेंटली नहीं होगा। ये एक तरीके से एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, तो आप एलिमिनेशन रूल से भी एक तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बस यहाँ पे एक चीज और है, अ पर्सन कन्विक्टेड ऑन द ऑफेंस सेंटेंस टू इम्प्रिजमेंट फॉर नॉट लेस देन 2 years अदर देन एनी ऑफेंस रिफर्ड टू द सबसेक्शन सच कन्विक्शन शैल कंटिन्यू टू बी डिस्क्वालीफाइड फॉर फर्दर और 6 पीरियड। तो अगर कोई भी ऐसा कन्विक्शन है जिसमें नॉट लेस देन 2 years के लिए कन्विक्शन नहीं है, तो वो सिंपल सी बात है, यहाँ पे 6 years का दिया हुआ है, लेकिन डिस्क्वालिफिकेशन परमानेंट नहीं होगा, 6 years का डिस्क्वालिफिकेशन होगा, वो भी जब वो कन्विक्टेड है। और उसके बाद भी प्रोविजन है कि अगर उसने उस टाइम अगर वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या लेजिस्लेचर है तब भी वो कन्विक्टेड नहीं होगा अगर उसने अपील डाल दी। ठीक है, ये आप यहाँ पे डिटेल में पढ़ लेना। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन समन सेशन ऑफ पार्लियामेंट एट सच प्लेस एज ही थिंक्स फिट। अब देखिए सर, ये क्वेश्चन आना ही आना था, क्योंकि कोरोना वायरस में भी पार्लियामेंट का बहुत ज्यादा इशू चला था कि पार्लियामेंट हो नहीं पा रही थी, कंटिन्यू हो ना हो। ठीक है, तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट आपको, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ठीक है, जहां पे भी उसे लगेगा वो वहां पे पार्लियामेंट बुला सकता है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है हमारी, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स 3 सेशन। सब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स 3 सेशंस फॉर पार्लियामेंट इन अ ईयर, बट इट इज नॉट मैंडेटरी टू कंडक्ट ऑल दी सेशन 3 सेशन। सब पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी नहीं लिखा, बिल्कुल क्लियर नहीं है कि हमारे 3 सेशंस होंगे। ये कन्वेंशनली हो रहा है हमारा एक तरीके से कि मॉनसून सेशन हो रहा है हमारा, और विंटर सेशन हो रहा है हमारा, और एक जो है बजट सेशन हो रहा है हमारा। ठीक है, लेकिन कहीं भी ये क्लियरली मेंशन नहीं है। बस एक चीज मेंशन है कि किसी भी 2 सेशंस के बीच में गैप जो है वो 6 मंथ से ज्यादा नहीं होना चाहिए, बस इतना लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में और कुछ भी नहीं। ठीक है, तो हमारा सेकंड स्टेटमेंट तो गलत हो जाएगी यहाँ पे। तो हम एलिमिनेशन से देखो तो हमारी बी चली गई और डी चली गई। अब बचता है ए एंड सी। अब हम इसे नैरो डाउन कर लें अगर, तो हमारा ये भी देख लीजिए थर्ड वाला स्टेटमेंट, देयर इज नो मिनिमम और नंबर ऑफ डेज दैट द पार्लियामेंट इज रिक्वायर्ड टू मीट इन अ ईयर। हाँ सर, ये बात भी बिल्कुल सही है, कोई भी मिनिमम नंबर ऑफ डेज नहीं दिया है कि पार्लियामेंट को इतने दिन बैठना चाहिए। और ये बहुत ही बड़ा इशू भी है, क्योंकि पार्लियामेंट के इस टाइम सर आप बिलीव नहीं करेंगे, जितनी भी डेमोक्रेसी है, पार्लियामेंट जो इंडिया की है वो 64 डेज पे आ चुकी है इस टाइम। थ्रू आउट द ईयर वो बहुत ही कम बैठ रही है, और इससे एफिशिएंसी भी बहुत बेकार हो रही है। पार्लियामेंट के बिल आ रहे हैं बस बिना डिस्कस करे, बस उन्हें पास पे पास करा जा रहा है, तो वो भी बहुत ही हार्मफुल है डेमोक्रेसी के लिए। तो आपको ये तो पता ही होना चाहिए था। तो सी, ठीक है, इसका आंसर होगा सी। 1 and 3, मामी 1 राइट है, 3 स्टेटमेंट राइट है। यहाँ पे करेक्ट के लिए पूछा था, बस इतना दिया हुआ है, मैक्सिमम गैप 6 मंथ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा। ठीक है, और हाँ मुझे पता है कि थोड़ी लेट है। लेट होने का सर रीजन सिर्फ एक ही है, मैं और किसी इंस्टीट्यूट के लिए, मुझे ये तो नहीं है कि मुझे ट्रैफिक चाहिए और अर्निंग करनी है बहुत सारी। वो सब सिर्फ डिटेल में मैंने देखा था, सोर्सेज देखी थी मैंने कि क्या क्या हो सकती हैं, और एक्यूरेट करने की कर रहा था। और मेरी की सर मैं कह सकता हूँ कि 98 to 99% तो एक्यूरेट ही होगी, और वरना 100% एक्यूरेट होगी अगर इंटरप्रिटेशन जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसा यूपीएससी ने करा। सो लेट्स सी। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, सो प्लीज सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें और शेयर जरूर करें, क्योंकि ये बहुत ही डिटेल्ड एनालिसिस करी है मैंने, बस इसलिए टाइम लगा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।